Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to discuss about farming in पालमपुर. तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारा टॉपिक था एम ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है और उसका क्या एम होता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. नंबर 1 लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस हम सोच भी नहीं सकते, मीन्स जिनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस इम्पॉसिबल है. तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. हाँ स्टूडेंट्स, आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे आप, कि फिज़िकल कैपिटल के कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं. आई होप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में. तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में फार्मिंग किस तरीके से होती है. तो देखो, फार्मिंग करना है सबसे पहले तो हमें लैंड चाहिए. लैंड एक मेन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि जिसके बिना हमारा कोई भी प्रोसेस इम्पॉसिबल है. तो लैंड की बात करेंगे. लैंड जो मेन एक ड्रॉबैक है, मेन कॉन्स्ट्रेंट है कि लैंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और 75% ऑफ द वर्किंग पीपल इन पालमपुर आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. कि 100% में से 75% जो लोग थे पालमपुर के, वो किस पर डिपेंडेंट थे? फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे. तो इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल इन पालमपुर, दैट इज़ फार्मिंग. फार्मिंग की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वहाँ के लोगों की. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे पहले है कि हम लैंड इंक्रीज़ करें. लैंड हमारा ज़्यादा होगा तो फार्म प्रोडक्शन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा. कि पहले हम 1 किले पे कर रहे हैं या 100 किले पे कर रहे हैं खेती, अब अगर हमने फार्म प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, खेती हमें ज़्यादा चाहिए, तो 100 किले की बजाय हम 200 किले कर सकते हैं, तो जिससे हमारा फार्म जो प्रोडक्शन है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो. बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि फार्म प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग लैंड एरिया, बट प्रॉब्लम इज़ दैट लैंड इज़ फिक्स्ड. कि लैंड जो है हमारा फिक्स्ड है और हमारे पास और एरिया नहीं है जिसको हम कल्टिवेटेड एरिया में ला सकें. सो देयर इज़ नो फर्दर स्कोप टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन. तो ये लैंड वाला तरीका तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया कि लैंड को बढ़ाकर हम फार्म प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लैंड है ही नहीं. तो देखते हैं देयर आर वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या जो हमारे पास सेम लैंड है उसी से ही हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हम देखेंगे. कि अब लैंड फिक्स्ड है हमारे पास, तो और कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हम फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकें. लैंड सेम है पर वी हैव टू यूज़ डिफरेंट वेज टू इंक्रीज आर फार्म प्रोडक्शन. तो ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. पालमपुर में जो लैंड है उसको कल्टिवेट किया जाता था, मोस्टली सारे लैंड को कल्टिवेट किया जाता था. अब यहाँ पर मैं आपको पहले क्रॉपिंग सीजन बताऊंगी कि कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, कि हमारे पास कोई और चांस है कि हम और क्रॉप्स यहाँ पर उगा सकें. ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा. तो ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, अगर हम रेनी सीज़न की बात करें तो हमारे यहाँ पर रेनिंग सीज़न में हमारे यहाँ पर उगती है खरीफ क्रॉप, ठीक है. और उसमें मेनली आ जाएगा आपका ज्वार, बाजरा. और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? कैटल को फीड करने के लिए. कैटल को फीड मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, बफलोज हो गए, काव हो गए, उनको जो उनका खाना होता है वो मेनली ये ज्वार और बाजरा होता है. और ये कहाँ उगता है? रेनी सीज़न में. ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर और दिसंबर में हम एक और क्रॉप उगा सकते हैं जो हमारी होती है पोटैटो. और पोटैटो पता आपको कोई ऐसी मतलब मोस्टली सब्जियों में पोटैटो की नीड होती है और एवरीबडी यूज़ पोटैटो टू ईट. तो हमारा खरीफ क्रॉप हो गया और हमने पोटैटो के बारे में भी डिस्कस कर लिया. अब उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा द विंटर सीज़न. विंटर सीज़न मतलब सर्दियों का मौसम, जिसमें हम कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? रबी क्रॉप्स हम विंटर में उगाते हैं. आपने देखा होगा कि हम अप्रैल के महीने में क्या कटती है? वीट कटती है. वीट अप्रैल के महीने में कटती है तो ऑफ कोर्स है उसको ग्रो कब किया जाता है? विंटर सीजन में उसको ग्रो किया जाता है. तो इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ वीट, जिसमें मोस्टली हम वीट क्रॉप का यूज़ करते हैं, वीट को उगाते हैं. और क्या करते हैं?
कुछ वीट को हम फैमिली कंजप्शन के लिए रख देते हैं और रेस्ट ऑफ द वीट इज सोल्ड इन द मार्केट एट रानीगंज। बाकी सारा का सारा कहाँ बेच देते हैं हम? रानीगंज में बेच देते हैं। अब स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवेटेड टू शुगर केन प्रोडक्शन। कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें हम शुगर केन को ग्रो करते हैं वंस एवरी ईयर, साल में एक बार। और शुगर केन है इन इट्स रा फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स, जो हम ट्रेडर्स को भेज देते हैं। कौन से विलेज में? शाहपुर में। अब आपने खरीफ क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने, जिसमें ज्वार और हमने देखा है डिफरेंट क्रॉप्स, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो कैटल फीड के लिए यूज़ की जाती है। उसमें हमने देखा है हम अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में पोटैटो का यूज़ करते हैं, जो एक तरह से हमारी थर्ड क्रॉप गिनी जाती है। उसके बाद विंटर सीजन में हम रबी क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसमें मेन हमारा आ जाता है वीट। और उसके साथ साथ हम शुगर केन को भी ग्रो करते हैं। तो हमने एक फील्ड पर डिफरेंट क्रॉप्स को यूज़ किया, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग मोर देन one crop on the same piece of land so that we can increase our production, okay, on the same piece of land during the year. तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब लैंड हमारे पास सेम है पर हमने डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करके अपने यील्ड मीन्स अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिए? इंक्रीज। कुछ और वेज भी हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 है रोल ऑफ इरिगेशन। नंबर 2 हो गया ना, मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपने फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, रोल ऑफ इरिगेशन। अब रोल ऑफ इरिगेशन में क्या है? रोल ऑफ इरिगेशन में है, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। सिंचाई मीन्स पौधों को पानी देना। अब पौधों को जब तक पानी नहीं मिलेगा तो क्रॉप्स ग्रो कैसे करेंगी? तो इट इज़ द मेन रीज़न मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। पहले के टाइम पर क्या होता था? पहले के टाइम पे, चलो पहले इसकी बात करते हैं। इट इज़ द मेन रीज़न टू ग्रो मोर क्रॉप्स। मेन रीज़न मतलब इरिगेशन का यूज़ करके। तो उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, कैनाल्स। इनकी हेल्प से हम अच्छी तरह से अपने फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। अपने जो पौधों को, अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम पानी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी मेजर रोल है। इलेक्ट्रिसिटी अपार्ट फ्रॉम दिस अवेलेबिलिटी, जो हमने ऊपर किया, वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, पोन्ड्स हो गया, कैनाल्स हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो हमारा जो सिस्टम है इरिगेशन का वो क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। पहले स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता था पर्सियन व्हील्स। पर्सियन व्हील्स आप देखते होंगे, कुएं से पानी निकाला जाता था, व्हील्स के ऊपर रस्सी चढ़ाई जाती थी, फिर उस पानी को पौधों में दिया जाता था। अब वो पर्सियन व्हील्स जो हैं दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ट्यूबवेल्स। अब उनकी जगह पर क्या आ गया? ट्यूबवेल्स आ गए हैं। क्योंकि जो पर्सियन व्हील्स थे वो कम लैंड को इरिगेट करते थे, और जैसे ही हमने ट्यूबवेल सिस्टम यूज़ करना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी शुरू की, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा इरिगेशन जो प्रोसेस है वो डेवलप हो गया। उससे अब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर पाते थे। तो देखिए, पर्सियन व्हील्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स। अब पर्सियन व्हील्स का यूज़ हमने रिप्लेस कर दिया पर्सियन व्हील्स को, और उसकी जगह ट्यूबवेल्स लगाए हैं, और जिसने हमारे इरिगेशन प्रोसेस को क्या कर दिया है? बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इन द रिमेनिंग एरियाज। अब कहीं पे पहले क्या होता था? पहले के टाइम में लोग रेन पर डिपेंड होते थे कि बारिश होगी तो हमारी क्रॉप्स को पानी मिलेगा। तो अब रेन पर डिपेंडेंट नहीं है। अब इरिगेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ट्यूबवेल चला सकते हैं, और ट्यूबवेल से हम कभी भी पानी पौधों को दे सकते हैं, कहीं से भी पानी पौधों को दे सकते हैं। तो पहला वे हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने इरिगेशन प्रोसेस देखा है, इरिगेशन पैटर्न देखा है। इरिगेशन पैटर्न में हमने इलेक्ट्रिसिटी का रोल देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे और ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग, ये वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, कि जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और ऑल द फार्मर्स ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। 2 मेन क्रॉप्स तो वो उगाएगा, जैसे राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और उसके साथ साथ वीट होगी हमारी सेकंड क्रॉप,
और थर्ड क्रॉप में वो पोटैटो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट वन है जिससे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लास्ट वन इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन से होते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम यहाँ देखेंगे, नंबर 1 है हमारा HYV सीड। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी हमारा यील्ड इंक्रीज़ होता है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड। अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें, ट्रेडिशनल सीड्स जो होते थे उनसे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था, चाहे मतलब उन्हें पानी तो कम चाहिए होता था, पर उनका जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता था। और अब जो है, अब हम यूज़ करते हैं HYV। H मीन्स हाई, Y मीन्स यील्ड एंड V मीन्स वैरायटी ऑफ सीड। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। बट हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है हमारे HYV सीड्स हैं, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कि प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो। प्लेंटी ऑफ वाटर, कम पानी में HYV सीड्स नहीं उग सकते। इरिगेशन मिलना चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए बार बार। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और आफ्टर दैट हमारे पेस्टिसाइड्स। इन सब की हेल्प से ही, प्लेंटी ऑफ वाटर से, इरिगेशन से, केमिकल फर्टिलाइज़र से और पेस्टिसाइड्स की हेल्प से ही HYV सीड्स जो हैं वो प्रोडक्शन ज़्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है मॉडर्न मशीनरी। हमने पढ़ लिया HYV सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ही आ रहा है HYV सीड्स में हमने देख लिया कौन सी चीज़ों की उनकी ज़रूरत होती थी। अब हम पढ़ेंगे, इसमें ही अगला पॉइंट है मॉडर्न मशीन। अब हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए हैं, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमें मॉडर्न मशीनरी की भी ज़रूरत होगी, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेशर्स हो गया। पहले के टाइम में जो काम होता था वो हाथों से होता था, पर अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड से ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेशर, कंबाइनर्स, इनकी हेल्प से काम क्या होगा, जल्दी होगा। अगर हमें फील्ड को प्लो करना है तो वो भी फटाफट हो जाएगा, और अगर काम जल्दी होगा तो ऑफकोर्स वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगा। अब इससे क्या हुआ, ये सारी टेक्निक्स जो हमने यूज़ की हैं, कौन सी टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं? हमने इरिगेशन अच्छा प्रॉपर वे से किया है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ प्रॉपर वे में किया है, मल्टीपल क्रॉपिंग की है, एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई हैं एक लैंड पर, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया है। तो ये सारी तरीक़ों से क्या हुआ है, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जनरेट हुआ है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन बाय यूजिंग द modern farming methods, by using HYV seeds, by using proper irrigation facilities, by providing pesticides, insecticides। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हुआ, एनहेंस हुआ, और इसे ही हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे फार्मर्स को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। अब हमारी कंट्री को बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ता, हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो इन द लेट 1960s, farmers of पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये ऐसे जो लोग थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए। तो अब विलेज पालमपुर की बात कर रहे हैं, तो इन द विलेज पालमपुर विद द HYV सीड्स द यील्ड ऑफ वीट वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर एज कंपेयर टू 1300 kg पर हेक्टेयर विद द ट्रेडिशनल सीड्स। कि जब हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, पुराने तरीके यूज़ करते थे, तब हमारा 1 हेक्टेयर पर 1300 kg वीट प्रोड्यूस होता था। और अब न्यू मेथड्स यूज़ किए हमने, HYV सीड्स यूज़ किया है, तो जिसका जो अब पर हेक्टेयर जो वीट का प्रोडक्शन है वो हो गया है 3200, मतलब 3200 kg हो गया। तो अब फार्मर्स के पास एनफ अमाउंट में वीट का प्रोडक्शन भी है, बाकी चीज़ों का भी प्रोडक्शन भी है। तो फार्मर क्या करते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, और जो सरप्लस वीट है उसको मार्केट्स में सेल आउट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा है कि लैंड फिक्स होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम सेम लैंड से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।